अस्सलाम वालेकुम सामीन। प्रोग्राम रेडियो हेल्थ टाइम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उस्मान गनी एक नए मेहमान और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको मुफीद तिब्बी मशवरों से आगाही फराहम करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ मुस्तनद डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद होती है जो आपको घर बैठे बैठाए आपके सवालात के जवाबात मुहैया करती है और आपको आगाही फराहम करती है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है स्ट्रोक यानी कि फालज। आपको बताते चलें कि फालज जो है वो 21वीं सदी का एक बड़ा कंसर्न और हेल्थ बर्डन है। इस पर बात करेंगे, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं, या कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन सी ऐसी बद परहेज़ी है या बद इख्तियातियाँ हैं या बेख्तियातियाँ हैं जो हमें इस सूरत हाल से दो चार करती हैं और हमें फालज के हमले तक ले जाती हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपका नाम है डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, सीनियर रजिस्ट्रार फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद। तो डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया उस्मान साहब। अच्छा डॉक्टर उस्मान साहब, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रोक यानी कि फालज। इस पर हम बात करेंगे और इसकी कितनी किस्में हैं या इससे हम फिर कैसे अपने आप को बचाना है, और फिर अगर ये हो जाए तो फिर इसको मैनेज कैसे करना है। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ स्ट्रोक से करते हैं और सादा लफ्ज़ों में हमारे सामीन को बताइएगा कि फालज क्या है। ये फालिज या स्ट्रोक जिससे इसकी दो किस्में हैं। उसमें एक तो किस्म वो होती है जिसमें दिमाग की किसी रग में ब्लड क्लॉट हो जाता है और फिर दिमाग के उस हिस्से को खून नहीं पहुंचता और वो इसका काम करना छोड़ देता है। और इसकी दूसरी बड़ी किस्म वो है जिसमें दिमाग की कोई शरेआन या रग ब्लीडिंग हो जाती है या उसमें से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है और वो ब्लड दिमाग में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो दिमाग में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और दिमाग का वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। ये दो बड़ी वजूहत हैं फालिज होने की। दिमाग हमारा बॉडी के तमाम फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा मूवमेंट, बाजू को हिलाना, पैरों को हिलाना, हमारी सेंसेशन, ठंडा गर्म महसूस होना, हम ये जो बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इसका सारा कंट्रोल सेंटर हमारे दिमाग से कंट्रोल हो रहा है। हम जो फील करते हैं, इमोशंस है, वो सब दिमाग से कंट्रोल है। हमारा बैलेंस जो है वो दिमाग से है। हमारी विजन है, जो हमारी देखने की सलाहियत है, वो भी दिमाग से कंट्रोल है। फिर जिस जिस तरह का फालिज होगा या जिस जिस जगह पे आपकी ब्लड सप्लाई या खून की सप्लाई उस जगह रुकेगी, उस जगह का डैमेज हो जाएगा और उस तरह की अलामात आना शुरू हो जाएंगी। अलामात की बात करें तो अलामात में ज़्यादा कॉमन अलामात होती हैं कि किसी एक साइड से जिस्म का हिस्सा काम छोड़ देना, जैसे एक बाजू काम करना छोड़ दे, एक टांग काम करना छोड़ दे, चेहरे का एक तरफ हो जाना, मुड़ जाना, आंखों से बिनाई चली जाना, या बैलेंस का खराब हो जाना कि अब बैलेंस चलने में खराबी होती है। स्पीच का एक मेजर मसला है कि अब तो इंसान स्पीच समझ नहीं सकता कि वो बोलने वाला क्या कह रहा है, या फिर वो समझ सकता है तो बोल नहीं सकता। ये मेजर अलामात हैं फालिज की। अच्छा, इसमें क्या हमारी नज़र भी मुतासर हो सकती है? इसमें नज़र भी मुतासर हो सकती है क्योंकि हमारा जो समात और जो देखने की सलाहियत है, ये दोनों ये भी हमारी दिमाग से कंट्रोल होती है। तो ये पोस्टीरियर अगर बैक ऑफ द ब्रेन में कोई क्लॉट हो जाए या फिर वहाँ ब्लीडिंग हो जाए, तो उससे जो आँख देखने की जो सलाहियत है वो भी डैमेज हो सकती है। अच्छा, यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से की कमज़ोरी हो जाना या सेंसेशन का लॉस हो जाना या बोलने में मसला शुरू हो जाना या चलने फिरने में मसाइल का सामना शुरू हो जाना या फिर नज़र की कमज़ोरी शुरू हो जाना, ये सारी अलामात फालिज की हो सकती हैं या ये सारी अलामात फालिज की हैं। तो अगर इनमें से कोई एक अलामत भी फालिज की एक मरीज़ को उसका सामना पेश होता है तो उसको फिर कितनी देर में अपने मॉलेज के साथ रिव्यू करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये कॉमन पीपल के लिए ही एक नेमोनिक बना हुआ है फास्ट के नाम से या बी फास्ट के नाम से। ये सब लोगों को चाहिए कि इसको देख लें, इसको याद कर लें और इसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर लें। फास्ट की बात करें तो फास्ट में जो एफ है वो फेशियल एसिमेट्री है, यहाँ के चेहरे का मुड़ जाना। इसमें ए जो है वो आर्म वीकनेस है, यानी कि बाजू उसकी कमजोर होगी कि बेशक दाएं या बाएं। फिर एस स्पीच है कि उसकी बोलने की रिस्क जो है वो मुतासर हो रही है। और टी से टाइम है कि इमरजेंसी कॉल कर लें। अगर आपके या आपके इर्द गिर्द में कोई भी ऐसा मरीज है जिसको चेहरे का मुड़ने की अलामत आ गई है, उसकी कोई एक साइड की बाजू या टांग में कमजोरी आ गई है या उसकी बोलने में
सरसराहट आ गई है या लुकनत आ गई है या वो बिल्कुल नहीं बोल पा रहा, तो उसको ये फालिज के अलामात आना शुरू हो गई है। अब उसको फौरन ही इमरजेंसी पे कॉल करें, एम्बुलेंस बुलाएं या खुद लेके जाएं, जैसे भी है उसको फौरन से फौरन इमरजेंसी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत क्रूशल है। अगर तो उसको इस्कीमिक स्ट्रोक है जिसमें एक उसका क्लॉट आ गया है उसकी दिमाग की रग में, तो उसकी ट्रीटमेंट में ये होता है कि अगर वो 4 से 4.5 घंटे के दौरान अस्पताल की इमरजेंसी पहुंच जाते हैं तो उसको क्लॉट तोड़ने वाले इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, जिससे उसके ब्रेन का फंक्शन दोबारा वापस आ सकता है। वो इंजेक्शन लगता है और वो क्लॉट टूट जाता है और वो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उस तरह की बहाल हो जाती है और इंसान अपना जो उसका फंक्शन लॉस हुआ है या जो उसको कमजोरी हुई है तो वो वापस रिवर्ट जल्दी कर सकता है। तो सिमिलरली अगर उसका ब्लड ब्लीड हो गया वहाँ पे, ये दिमाग में ब्लड लीक हो गया, उस सूरत में भी जल्दी पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वो दिमाग में प्रेशर ज्यादा हो सकता है, उससे दिमाग की ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, उससे और अलामात ज्यादा हो सकती हैं और सेवियर कैटेगरी की तरफ बंदा जा सकता है। इसलिए स्ट्रोक या फालिज एक हर सूरत में एक इमरजेंसी है। तो इसमें वो सब लोग जो ये हमारा प्रोग्राम चल रहे हैं उन सब के लिए ये है कि उनके आस पास में, उनके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा जवान बंदा, कोई भी ऐसा बंदा जिसको इनमें से कोई एक ऐसी अलामत शुरू होती है तो उसको फौरन इमरजेंसी में लेके जाएं, ताकि उसका जल्दी उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि उसको फालिज हो गया है, कितने घंटे में हुआ है, क्या उसका सीटी स्कैन में क्या आता है और उसको किस तरफ लेके जाना है, उसकी ट्रीटमेंट को कैसे लेके जाना है। तो इसलिए इसको इमरजेंसी के तौर पे ही फटाफट लेके जाना चाहिए इमरजेंसी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को बताइएगा कि ये 4 घंटे का जो फिगर आपने दिया है ये क्यों अहम है? ये 4 घंटे का फिगर इसलिए अहम है कि अगर उस दौरान इसको वो जो क्लॉट तोड़ने वाला इंजेक्शन है वो लग जाए तो वो रिवर्ट हो सकते हैं, जो भी उसकी जिस्मानी कमजोरी फालिज की वजह से आ रही है वो रिवर्ट हो सकती है। लेकिन उससे ज्यादा टाइम हो जाए तो फिर वो इंजेक्शन नहीं लग सकता। तो उसके लिए एक और ट्रीटमेंट हो सकती है कि अगर ब्लड क्लॉट हुआ है और 4 से ज्यादा घंटे हो गए उनको अस्पताल पहुंचते हुए, सीटी स्कैन कराते हुए या इमरजेंसी में देखते हुए पता चला है कि ब्लड ब्रेन में क्लॉट है, लेकिन टाइम जो अलामत शुरू हुई 4 से ज्यादा 5 घंटे 6 घंटे हो चुके हैं, तो उस सूरत में भी एक नया इलाज मौजूद है जिसमें वो एक कैथेटर डाल के दिमाग की उस शरेआन तक पहुंच के उसको क्लॉट को तोड़ा जा सकता है। वो कुछ स्पेशल सिचुएशन में 24 घंटे तक वो इलाज मुमकिन है। उसमें अगर बात की जाए कि किन किन सेंटर्स में ये इलाज मौजूद है, तो रावलपिंडी की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी RIC है, इसमें ये सहूलत मौजूद है, ये क्लॉट तोड़ने वाली और क्लॉट निकालने वाली। और एक ये MH हॉस्पिटल रावलपिंडी, इसमें ये सहूलत मौजूद है। तो ऐसे वो मरीज जो 4 घंटे का टाइम ड्यूरेशन गुजार चुके होते हैं, CT स्कैन हो चुका होता है, क्लॉट डायग्नोज हो चुका है, तो ऐसे वो पेशेंट RIC तक पहुंचाए जा सकते हैं कि वो 24 घंटे के दौरान RIC पहुंच जाए, तो उनका वो एम्बुलेक्टमी वाला अगर वो सूटेबल कैंडिडेट हैं कि उनमें वो प्रोसीजर हो सके तो वो उनका वो क्लॉट निकाला जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र एम्बुलेक्टमी का किया है, ये क्या चीज़ है? एम्बुलेक्टमी ऐसी है जैसे दिल की एंजियोग्राफी होती है, एक कैथेटर डाला जाता है, उसमें डाई डाली जाती है तो देखा जाता है कि दिल की कौन सी शरेआन बंद है। इसी तरह ये एक कैथेटर डाला जाता है जो गर्दन की रगों से होता हुआ दिमाग की शरेआनों में जाता है, तो वो देखता है कि किस शरेआन में ब्लॉकेज है। उस शरेआन में ब्लॉकेज में वो उसी जो क्लॉट पड़ा हुआ है उसको उसी कैथेटर के जरिए निकाल लेते हैं, तो जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाती है और फिर ब्लड सप्लाई दोबारा बहाल हो जाती है और दिमाग के दोबारा सेल्स को ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचना शुरू होता है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि उनकी फंक्शनिंग जो है वो जल्दी बहाल हो जाए। हम अपने सामीन को बताते चलें कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है जिन अलामात का, जिनमें जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी हो जाना, मुंह की जो सिमेट्री है या जो शबाहत है उसमें तब्दीली आ जाना, चलने फिरने में मसला शुरू हो जाना, या फिर समात या फिर बातचीत करने में कोई मसाइल का सामना पेश आना, तो इस सूरत में जल्द अज जल्द या 4 घंटे से पहले पहले अपने अपने मुआलिज के पास रजू करना चाहिए। 4 घंटे का फिगर इसलिए अहम है कि अगर 4 घंटे से पहले जाएंगे तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है और वो आपको दोबारा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटा सकती है। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजूहात क्या होती हैं, ये जो फालिज है, स्ट्रोक है? अच्छा, इसकी जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं उनमें एक शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, सिगरेट नोशी है और दिल के मसले हैं। ऐसे तमाम मरीज जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, वो दवाई बाकायदगी से नहीं ले रहे, खुराक का परहेज नहीं कर रहे, खुद शुगर वाले मॉलिज को चेक नहीं करा रहे, अपनी शुगर का मुआयना नहीं करा रहे, दवाई को बाकायदगी से नहीं लेते,
वो मरीज, फिर ऐसे मरीज जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अपनी दवाई नहीं ले रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ी जा रहा है, वो मरीज। फिर ऐसे मरीज जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं लेते, चेक नहीं कराते, खुराक की हदायत पे अमल नहीं करते, फिर सिगरेट नोशी वाले मरीज, ऐसे सब मरीज जो हैं वो रिस्क पे हैं कि उनको किसी वक्त भी फालिज का हमला हो सकता है। इसलिए ऐसे सारे मरीजों को अपनी बीमारी का बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। जो खुराक की हदायत हैं उन पर बहुत सख्ती से अमल करना है। जो दवाइयाँ वो ले रहे हैं उनको बाकायदगी से लेना है, और अगर नहीं ले रहे हैं, उनको पता है ये बीमारी शुरू हो गई है और वो डिले कर रहे हैं, तो उनको चाहिए वो फौरन अपने मौलिज के पास जाएं, चेक कराएं, दवाई लेना शुरू कर दें, ताकि उनकी ये बीमारियाँ कंट्रोल में होंगी तो वो उनका फालिज का रिस्क जो है वो कम से कम होता जाएगा। इसी तरह जो सिगरेट नोशी वाले सब हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि वो सिगरेट नोशी तर्क कर दें ताकि उनका रिस्क फैक्टर कम हो जाए फालिज होने का। अच्छा, हम अपने सामीन को ये बताते चलें कि जिन भी रिस्क फैक्टर या वजूहात का जिक्र जो हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं उन्होंने किया है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जिनमें शुगर का ख़ास मकदार से बढ़ जाना, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और उनका ब्लड प्रेशर जो है एक नॉर्मल वैल्यू जो है उसका जिक्र भी हम करेंगे, उनसे बढ़ जाता है तो उनको चाहिए कि वो अपनी मुकम्मल जो दवाई है, जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ हैं, उनका प्रॉपर इस्तेमाल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक करें। इसी तरह जो हमारे शुगर के मरीज़ हैं, हमारा एक बड़ा तबका शुगर का मरीज़ है और वो फालिज का शिकार हो जाता है, तो उसकी वजूहात जो हैं उन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब से हम अभी ये जानेंगे कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी है या कितनी होनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो आजकल जो कहते हैं कि वो 120 और बटा 80 से कम होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम मरीज जिनकी वैल्यू 120 से 130 तक आना शुरू हो गई है, तो उनको चाहिए कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दें, जिसमें नमक की मिकदार कम कर दें, चिकनाई की मिकदार कम कर दें, रोजाना वॉक करना शुरू कर दें। वॉक की आपने बात की तो उस पर पता चलूँ कि वॉक के बारे में जो रिकमेंडेशन है वो हफ्ते में 30 मिनट की वॉक हो, पाँच दिन हफ्ते में की जाए, ताकि 150 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी की जाए। यह रिकमेंडेशन है आपके कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों से बचाने के। लेकिन आप विगरस एक्टिविटी है जिसमें रनिंग आती है वो करते हो तो वो 75 मिनट्स अ वीक भी काफ़ी है। एक हफ्ते में 75 मिनट्स अगर आप विगरस एक्टिविटी जिसमें जॉगिंग या स्ट्रेचिंग करते हैं तो भी काफ़ी है। इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए। नमक का मिकदार कम, चिकनाई की मिकदार कम हो, रोज़ाना वॉक हो, नींद पूरी हो, स्ट्रेस अपने लाइफस्टाइल से निकाल दें। फिर अल्कोहल और जो नशा और अद्वियात हैं वो भी फालिज का एक बनती है, सबब बनती है। फिर स्मोकिंग सबब बनती है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सबको चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर वक्तन फ़वक्तन ज़रूर चेक करते हो। ऐसे मरीज जिनकी उम्र 40 से ऊपर होना शुरू हो गई है उनके लिए चाहिए कि वो अपना ब्लड प्रेशर वक्तन फ़वक्तन, फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, उनको सबको चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। अगर वो प्री हाइपरटेंशन में जाना शुरू हो गए हैं तो उनको चाहिए कि वहीं पे अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करना शुरू करें ताकि वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में ना चले जाएं। क्योंकि अगर वो स्टेज 1 से फिर स्टेज 2 में जाएंगे तो फिर उनको दवाई की जरूरत पड़ेगी। फिर दवाई उनको रोजाना जो फिर वो सब लोग जो दवाई खा रहे हैं उनके लिए भी एक टारगेट ब्लड प्रेशर है। वो सबके लिए मुख्तलिफ है। जिनको शुगर है उनके लिए मुख्तलिफ है, लेकिन अमूमी तौर पर 140 सिस्टोलिक के ऊपर वाला और 90 नीचे वाला ब्लड प्रेशर से कम होना चाहिए। ब्लड प्रेशर तमाम मरीजों के लिए अमूमी तौर पे जो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं उन सब के लिए। लेकिन जिनको शुगर है और साथ कोई और मसला भी है, गुर्दों का मसला भी है या कोई फालिज का मामला हुआ है, उनके लिए ब्लड प्रेशर 130-80 से कम होना चाहिए। उनको इससे दवाई से जरूर लेनी चाहिए ताकि वो इससे कम रख सकें अपना ब्लड प्रेशर। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो हेल्थ टाइम अपने मेज़बान डॉक्टर उस्मान गनी के साथ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद से है और आपका नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है और बतौर सीनियर रजिस्ट्रार आप वहाँ काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को बताइएगा कि ये प्री हाइपरटेंसिव या प्री डायबिटिक, इनसे क्या मुराद है? अच्छा, प्री हाइपरटेंशन या प्री डायबिटिक ये दोनों वो नई इस्तिलाहात है कि ये ऐसे वो मरीज जो के रीडिंग्स ब्लड प्रेशर में या शुगर की बीमारी में नहीं पहुंची उनकी, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा हो गई हैं। और ये ही वो मरीज होते हैं जिनको आगे जाके ब्लड प्रेशर की बीमारी और शुगर की बीमारी होने का ज़्यादा खतरा है बनिस्बत आम लोगों के। इन सब लोगों को जिनकी रेंजेस नॉर्मल से ज़्यादा लेकिन ब्लड प्रेशर की जो और
शुगर की डेफिनेशन है कि इनको ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो गया है या शुगर का मसला शुरू हो गया है, उससे कम है, तो ये सब लोग प्री डायबिटिक या प्री हाइपरटेंशन में आते हैं। ये बीमारी से पहली बड़ी स्टेज में ये लोग आ गए हैं, नॉर्मल से आगे चले गए। तो इन सब लोगों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और यही वो लोग हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके, अपनी लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन करके अपने आप को उस बीमारी में एंटर होने से बचा सकते हैं। तो ऐसे सब मरीजों को ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इसी स्टेज पे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें ताकि वो बीमारी में ना जाएं और इसी स्टेज पे अपने आप को कंट्रोल कर लें। इनका डायग्नोसिस भी ज़रूरी है ताकि इनको डायग्नोज किया जाए कि कौन कौन से मरीज हैं जो प्री डायबिटिक हैं या प्री हाइपरटेंशन। ऐसे वो मरीज जिनकी फैमिली को हिस्ट्री है शुगर की, ब्लड प्रेशर की, स्मोकिंग करते हैं, ओबेसिटी है, वो वजन ज़्यादा है उनका, अपनी BMI ज़्यादा है उनका अपनी एज के हाइट के हिसाब से, तो वो सब मरीज उनको वक्तन फवक्तन ज़रूर अपना चेक कराते रहना चाहिए ताकि उनको प्री डायबिटीज़ या प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में ही अपना पता चल जाए और वो वहीं से ही अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस करके अपने आप को, अपनी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी बेहतर कर सकें। हम अपने सामीन को बताते चलें कि जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है वो है 120/80, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 120 है, और डायस्टोलिक जो नीचे वाली वैल्यू है वो 80 है। अब वो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर 120 के आसपास या 120 को क्रॉस कर रहा है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 125 या 130 आ रही है और नीचे वाली वैल्यू 80 को क्रॉस कर रही है, तो उनको हम प्री डायबिटिक कह सकते हैं। और उनके लिए जी, वो बेशक अभी वो प्री हाइपरटेंसिव नहीं है, प्री हाइपरटेंसिव हैं, तो उसमें अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिनमें वो रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दें, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं, अपना जो ज़िंदगी में स्ट्रेस का एलिमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो शुगर, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव होने से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और अगर ये बढ़ जाए तो किस हद तक मुज़र सेहत हो सकता है? अच्छा, कोलेस्ट्रॉल एक तो मुझे सेहत है उन सब के लिए जिनको उनकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है, जिनकी रीडिंग ज़्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला भी है, शुगर का मसला भी है, उन सबको चाहिए कि वो अपना एक तो कोलेस्ट्रॉल वक्तन फवक्तन, शुगर के मरीजों के लिए साल में 1 से 2 बार ब्लड प्रेशर चेक कराना, कोलेस्ट्रॉल चेक कराना ज़रूरी है। और ऐसे सब मरीज जिनका LDL कोलेस्ट्रॉल या जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो 150 से ज़्यादा आ रहा है, तो उनको फिर कोलेस्ट्रॉल लोअर करने की मेडिकेशन अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ भी ऐड करनी चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में चिकनाई वाली चीज़ें छोड़नी है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त कम करना है, हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें वेजिटेबल्स खाएं, सैलड्स खाएं, पल्सेस खाएं, आप उसमें चिकन खा सकते हैं, गोश्त में मीट और बीफ जो है, मटन या बीफ है, वो उसकी मिकदार कम कर दें। तली हुई चीज़ें, पकवान जो है, पकोड़े, समोसे, पराठे, ये सादा तली हुई चीज़ें भी कम कर दें। रोजाना की बेसिस पे वॉक करना शुरू कर दें, तो साथ कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन लेना शुरू। उनका टारगेट कोलेस्ट्रॉल 150 से तो हर सूरत कम होना चाहिए, और वो लाइफस्टाइल के कम करें प्लस मेडिकेशन के साथ कम करें तो आइडियल होंगे, ताकि उनका फालिज का रिस्क कम हो, उनके बाकी चीज़ें जो रिस्क उनके फैक्टर्स हैं वो भी सारे उनके मैनेज हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया था बैड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ हैं? कोलेस्ट्रॉल के मुख्तलिफ इकसाम है हमारे जिस्म में, इसमें LDL होता है, HDL होता है, ट्राइग्लाइसराइड होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल या बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी शरियानों में जमता है और हमारी शरियानों में नैरोइंग का बाइस बनता है, जिसकी वजह से शरियानों में तंगी होती है और उनमें क्लॉट बन जाता है। वो कोई भी शरियान हो सकती है, अगर दिल की शरियान में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होगा वहाँ क्लॉट बनेगा तो हार्ट अटैक, दिमाग की शरियान में अगर वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है वहाँ पे नैरोइंग होगी, वहाँ पे क्लॉट बनेगा तो फालिज का हमला हो सकता है, आपकी टांग में इकट्ठा हो सकता है, आपकी कहीं भी हो सकता है। और फिर एक कोलेस्ट्रॉल है HDL कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी मिकदार अगर ज़्यादा है और LDL कोलेस्ट्रॉल की कम है तो आप हेल्दी हैं, लेकिन आपके LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, HDL कम हो रहा है, तो ये आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। अनहेल्दी ये इंडिकेट करता है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है ताकि आप इसको मैनेज कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट भी आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कमज़ोरी हुई है बाजू की या टांग की, या हमारी नज़र थोड़ी देर के लिए चली गई है, और ये कमज़ोरी या ये मसला थोड़ी देर में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ठीक हो गया है। जब वो हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं तो उनकी ये सिम्टम ठीक हो चुकी होती है। इसकी क्या वजूहात हैं और ये क्या चीज़ है?
अच्छा, इसको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक या आम जुबान मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे फालिज के हमले हैं जिसमें दिमाग के किसी एरिया की ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए किसी क्लॉट की वजह से रुकती है और वो क्लॉट कहीं और डिसलॉज होकर कहीं और मूव कर जाता है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहाल हो जाती है। जितनी देर के लिए ब्लड सप्लाई रुकती है और जिस एरिया को ब्लड सप्लाई रुक जाती है उस एरिया का फंक्शन लॉस हो जाता है। उसकी वजह से किसी की बाजू में कमजोरी आ सकती है या किसी को कुछ देर के लिए नजर गायब हो सकती है, किसी कुछ देर के लिए जुबान में लुकनत आ सकती है और ये कुछ देर बाद रिजॉल्व हो जाती है। और PIA या मिनी स्ट्रोक यूजुअली आमतौर पे 24 घंटे के अंदर अंदर वापस हो जाता है। अगर किसी को बार बार ये अटैक्स हो रहे हैं तो ये एक खतरे की घंटी है कि ऐसे सब मरीज इनको फालिज का बड़ा हमला भी हो सकता है। इनको अर्ली तौर पे अपने मॉलिज को दिखाना चाहिए। ये इमरजेंसी में आए हैं, उनके टेस्ट हो जाए उसी वक्त। अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन में गए हैं तो चाहिए कि इमरजेंसी में उनके ब्लड टेस्ट हो जाएं, उनका कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल हो जाए, उनकी गर्दन की शरियानों के बारे में टेस्ट हो जाए, ECG हो जाए इनकी, ताकि इन लोगों को कैटेगराइज कर दिया जाए कि वो हाई रिस्क है या लो रिस्क है। अगर वो हाई रिस्क है तो उनको ट्रीटमेंट पे डाला जाए। ऐसी ट्रीटमेंट जैसे ब्लड प्रेशर लोअर करने की ट्रीटमेंट, कोलेस्ट्रॉल लोअर करने की ट्रीटमेंट, शुगर पे ट्रीटमेंट। अगर उनके क्लॉट हो रहे का खतरा है तो फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग जो क्लॉट होने से बचाती हैं ब्लड को, वो देनी चाहिए ऐसे मरीजों को। लेकिन ऐसे मरीज जिनको भी घर में बार बार ऐसे अटैक हो रहे हैं और वो इस चीज को लाइट ले रहे तो बराए मेहरबानी वो इस चीज को लाइट मत लें। वो फौरन अपने मॉलिज को दिखाएं, इमरजेंसी में जाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने टेस्ट कराएं, अपना रिस्क कैटेगराइज कराएं। अगर उनको इमेजिंग की जरूरत है, CT स्कैन, MRI की जरूरत है वो उनका, ताकि वो आइंदा आने वाले अटैक से बच सकें, ताकि वो किसी बड़े हमले से बच सकें जिससे उनकी किसी आज़ा का ज़ाया होने का, जैसे उनकी बाजू का फंक्शन या टांग का फंक्शन ज़ाया होने का खतरा है बड़े फाले से, उससे वो पहले ही बच के अपने आप को कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर साहब, अगर फाले की कोई भी अलामत ज़ाहिर हुई है तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जो उसी वक्त कराना चाहिए जो हमें तशखीस तक ले जाए? अच्छा, उसमें ये है कि फालिज का अलामत ज़ाहिर हुई है, इमरजेंसी में आए हैं, तो एक तो CT स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो मोस्टली टर्शियरी केयर अस्पताल जो बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं इनमें मौजूद होता है। तो CT स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो कम से कम हमें ये बता देगा कि इनके दिमाग में क्लॉट आया है या इनके दिमाग में ब्लीड आई है, ताकि क्योंकि क्लॉट वाले मरीजों की ट्रीटमेंट अलग है, उनके फर्दर टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन सारी अलग हैं, और जिनका ब्लीड हुई है उनके अलग हैं। तो CT स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो आपको फटाफट ये बता देगा कि इस मरीज के साथ क्या प्रॉब्लम। तो इसके अलावा भी टेस्ट होते हैं, ECG हो सकती है, ब्लड के टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, वो आपको मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं और डायग्नोसिस में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सामीन के लिए ये है कि वो इमरजेंसी जाए फटाफट, और इमरजेंसी फिजिशियन जो है वो जो उनके CT स्कैन के बारे में डिसाइड करें कि उनको सिम्टम आए हैं तो CT स्कैन के करें, और फर्दर उसका MRI भी किया जा सकता है डायग्नोस करने के लिए डिटेल में उसको। हमारे बहुत से जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जो फालिज के पेशेंट हैं, वो पहले ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब फालिज की कोई अलामत ज़ाहिर हुई है तो उनको अस्पताल आते आते या घर में काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो क्या उनको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी चाहिए? उसमें ऐसे है कि उनका ब्लड प्रेशर इमीडिएटली तौर पे लोअर नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी प्राइमरी सेंटर में जाते हैं या किसी छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं और उनको फालिज की अलामत आ गई है और उनका ब्लड प्रेशर मसल के तौर पे 200 सिस्टोलिक है या 120 डायस्टोलिक है, तो उसको थोड़ा लोअर किया जा सकता है। लेकिन अगर उनका ब्लड प्रेशर 180 है या 190 है और डायस्टोलिक 90 है तो उसको लोअर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्लड प्रेशर इमीडिएटली और लोअर करेंगे तो उनका जो फालिज का अटैक है वो और बड़ा हो सकता है। उससे पहले तशखीस जरूरी है, उनका CT स्कैन करें ताकि इस्कीमिक है या जो उसमें ब्लीड हुई है, तो फर्दर ब्लड प्रेशर लोअरिंग जो है वो उस बेसिस पे की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को बताएं कि ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शन में जिनमें क्लॉट है उनमें थ्रोम्बेक्टमी है जो ऐसा इंजेक्शन है जो उसका क्लॉट तोड़ देगा, या फिर एम्बुलेक्टमी है जो हमने बताया कि गाइड वायर जाएगी, गाइड वायर आपका वो क्लॉट जो है वो निकाल सकती है, वो 24 घंटे के अंदर हो सकती है। फिर दूसरे वो मरीज जिनको ब्लीड हो गई है दिमाग में, या फिर उन एक और टाइप होती है जिसमें कोई एनोरिज्म है, कोई सबअरेक्नॉइड हेमरेज हो गया, वो हो गया, उसमें उस जो ब्लीडिंग पॉइंट है उस पर कॉइलिंग या क्लिपिंग की जा सकती है। फिर अगर ब्लीड ज्यादा होगी और वो दिमाग का प्रेशर बढ़ा रही है तो उस ब्लीड को इवैक्यूएट किया जा सकता है। ये मेजर ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो फालिज के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो मरीज़ को फिर ताउम्र लेनी चाहिए?
सब मरीजों को जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है उनको ब्लड प्रेशर की दवाई ताउम्र लेनी चाहिए। शुगर के मरीजों को शुगर की दवाई ताउम्र लेनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का अगर मसला है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई ताउम्र। फिर जिनको क्लॉट आ गया या इस्कीमिक स्ट्रोक इसकी हम बात कर रहे हैं कि जिनके दिमाग में फालिज आ गया उनको खून पतला करने वाली या एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ जो है वो ताउम्र लेनी चाहिए ताकि उनको बार बार फालिज के हमले से बचा जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को बताएं कि एक मरीज़ को अगर कमज़ोरी हुई है तो वो हो सकता है उस कमज़ोरी को रिवर्ट होने में 10 दिन 15 दिन या एक लंबा अरसा भी लग सकता है। तो हमारे पास फिज़ियोथेरेपी का ऑप्शन मौजूद होता है जो कि एक हमारी ट्रीटमेंट मोडेलिटी है, एक ट्रीटमेंट की किस्म है। तो इस हवाले से हमारे सामीन को ज़रा आगाह कीजिएगा। अच्छा, ये फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मरहला है तमाम फालिज के मरीजों के लिए, क्योंकि सब फालिज के मरीजों को रिकवरी में कुछ टाइम लगता है। वो कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक भी लग सकता है। तो ऐसे तमाम लोग जिनके घर में कोई फालिज के मरीज हैं, कोई बुजुर्ग हैं जिनको फालिज हुआ हुआ है और वो बेड पे आ गए हैं, उनके लिए एक लंबी लिस्ट है फिजियोथेरेपी के लिए और एक केयर बंडल है जिसका मैं जिक्र करता हूँ ताकि वो सब लोग एक इस चीज को देख लें। इसको अगर हम सर से पांव तक के देखें, क्योंकि अगर ऐसे कोई मरीज हैं जो बेड पे हैं और वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, तो उनके लिए क्या क्या देखना चाहिए उसमें अगर आप देखें जो आंखों से देख लें। कुछ मरीज हैं वो अब आंखें अपनी साफ नहीं कर सकते, आंखें जुड़ गई हैं, तो उनमें कोशिश करें कि कॉटन लेके उनकी आंखें सुबह शाम गीली करके साफ कर लें। फिर मुंह की तरफ आ जाए, अगर वो खुराक खुद नहीं ले सकते और खुराक की नलकी उनके नाक से गई हुई है तो खुराक की नलकी को साफ रखना बहुत जरूरी है ताकि वो क्लॉट ना हो जाए, उसमें खाना रुक ना जाए। वो खुराक जो जा रही है उसके बाद उसमें पानी भी दे ताकि वो नलकी साफ रहे। फिर उसके मुंह केयर, वो अपना डेंटल केयर नहीं कर सकते, उनके दांत खराब हो रहे हैं, उनके मुंह में चिपक रहा है, सारा मवाद चिपक रहा है, तो ग्लिसरीन होती है, सुबह शाम उंगली से ग्लिसरीन लेके उनका मुंह साफ करें ताकि मुंह साफ रहे। नाक की सफाई रखें, ओवरऑल स्किन की सफाई रखें ताकि स्किन साफ रहे, हेल्दी रहे। तो सीधा लेटने की वजह से उनके बेड सोर्स बन जाते हैं, उसकी एहतियात बहुत जरूरी है। उनको करवट पे लिटा के रखें, हर 2 घंटे बाद करवट चेंज करें। अगर लेफ्ट साइड पे करवट है 2 घंटे बाद राइट साइड पे करवट कर लें। जो मरीज बिल्कुल भी नहीं हिल सकते उनके लिए एयर मैट्रेस मिलता है, बाजार से मिल जाता है, वो प्रेशर को कम रखता है, उससे ऐसे मरीजों की बेड सोर बनने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ऐसे मरीजों के लिए ये बहुत जरूरी है। फिर उनके पेशाब के लिए, छोटे पेशाब के लिए आया वो पॉट में करते हैं, नलकी में करते हैं, अगर नलकी बहुत ज्यादा देर की लगी रहेगी तो नलकी से पेशाब में इन्फेक्शन हो जाएगा। बेहतर है कि वो नलकी ना लगाएं या पॉट में कर लें या फिर एक्सटर्नल कैथेटर लगा लें। तो पखाने के लिए क्या करते हैं, वो पैम्पर करते हैं, पखाने की जगह पे कोई जख्म तो नहीं है उसको रोज देखा जाए पखाना साफ करने के बाद कि वहाँ पे कोई पखाना लगने की वजह से जल्द तो नहीं उखड़ रही है, जल्द में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, तो उनके पैरों की एड़ियां इसके नीचे पड़ी जाने से इधर जख्म तो नहीं आ रहे, एयर मैटर्स होगा तो ये नहीं होगा। फिर बाजू और टांगों की फिजियोथेरेपी, अगर उनकी लेफ्ट साइड वीक है तो लेफ्ट साइड की बाजू को रोज हिलाएं, उसको मोड़ें, सीधा करें, ऊपर नीचे करें। फिर टांगों की उनकी हरकत दें कि वो खुद हरकत नहीं कर सकते, टांगों की हरकत से उनमें जान आएगी। शुरू में आप करें बिल्कुल जब उनमें जान नहीं है, कुछ अर्से बाद वो मरीज की कोई रिकवरी के साथ थोड़ी ताकत आ जाएगी, फिर वो आपकी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करें तो है। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट आपके लोकल एरिया के जो है वो बहुत सारी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनसे एक्सरसाइज सीख सकते हैं। उनके पास मरीज लेके जाएं, वो आपको एक्सरसाइजेस बता देंगे, या वो अगर घर की अवेलेबिलिटी भी होती है कुछ जगहों पे तो आप घर में आके आप एक्सरसाइजेस बता सकते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, फिजियोथेरेपी के बगैर रिकवरी तकरीबन नामुकम्मल होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो बहुत से फालिज के मरीज़ हैं उनकी जो निगलने की, खाना निगलने की या पानी पीने की जो सलाहियत है वो उससे महरूम हो जाते हैं, और उसके बाद जब उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं या जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनको ज़बरदस्ती खाना खिला देते हैं या पानी पिला देते हैं, तो वो पेशेंट जो है वो एस्पिरेशनल निमोनिया का शिकार हो जाता है और वही उसकी कॉज ऑफ डेथ भी बन सकता है। तो इस हवाले से हमारे सामीन को आप किस तरह से अपडेट करेंगे? इस हवाले से मैं तमाम सामीन को ये कहता हूँ कि जब तक कोई उनका मॉलिज ना बताएं कि ये मुंह से खा सकते हैं, क्योंकि ये मॉलिज चेक करेंगे और वो बताएंगे कि ये मुंह से खा सकते हैं या नहीं खा सकते। और अगर मुंह से खाना खाने में या पानी निकलने में उनको होता आ रहा है या खांसी आ रही है तो इसका मतलब है कि उनका स्वॉलविंग का सिस्टम या खाना निकलने का सिस्टम वो इंटैक्ट नहीं है, तो वो खुद ये खाना नहीं निकल सकते। ऐसे तमाम मरीजों को मुंह से कोई खुराक नहीं देनी चाहिए कि वही खुराक उनके फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों में नमूनिया होगा, और बहुत सारे मरीजों की मौत की वजह वो नमूनिया बनता है। फालिज मौत की वजह नहीं बनता, लेकिन वो नमूनिया बन जाता है। सबसे पहले तो उनको अगर मॉलिज ने मना किया हुआ है
तो मुंह से कोई खुराक ना दें। उसके लिए अल्टरनेटिव में खुराक की हल्की होती है, वो नाक के जरिए डलती है, उससे खुराक दे दें। उसमें तमाम सेमी सॉलिड डाइट्स दी जा सकती हैं, लिक्विड दिए जा सकते हैं, जूसेस दिए जा सकते हैं, दूध दिया जा सकता है, पानी दिया जा सकता है। मैश डाइट्स जैसे रस है, ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, कोई खिचड़ी दलिया बनी हुई है, खीर बनी हुई है, वो पतली पानी की तरह ग्राइंड हुई हुई, वो सारी उससे गुजर सकती हैं। तो वक्तन फवक्तन जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है या जो मॉलेज ने उनको बताया हुआ है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने जितने वक्फे से देनी है, उस हिसाब से उनको खुराक के जरिए दें। तो खुराक की हल्की का ख्याल रखें, वो निकल ना जाए, वो साफ रहे और मुंह से देने की कोशिश ना करें जब तक उनकी अपनी निकलने की सलाहियत बहाल ना हो जाए। सामीन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेडियो हेल्थ टाइम। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रोक यानी कि फालिज था और हमारे साथ जो गेस्ट थे डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, सीनियर रजिस्ट्रार और मेडिकल स्पेशलिस्ट, फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद। आज हमारे साथ बजरिया कॉल शरीक गुफ्तगू रहे। आज हमने फालिज की अलामात, उसकी वजूहात और उससे बचाव के हवाले से एक गुफ्तगू की, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि ऐसे पेशेंट जो ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रोल के शिकार हैं, उनको चाहिए कि अपनी जो दवाई है वो रेगुलर लें, अपना रेगुलर चेकअप करवाएं और अपने रेगुलर जो टेस्ट्स हैं वो 6 माह बाद या साल बाद ज़रूर करवाएं। अपने मुआलिज से राब्ते में रहें और इस मोहलक जो बीमारी है इससे वो बच सकते हैं। हम अपने मेहमान डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी हमारे सामीन के लिए इसी तरह अहम गुफ्तगू का मौका फराहम करते रहेंगे। वेलकम। सामीन, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे नासिर अली खान साहब। डॉक्टर उस्मान गनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।